हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एक विशेष चर्चा इस बात को लेकर होती रही बार बार कि जो हमारे पास संचित धन होता है उसके बारे में हम कुंडली के अंदर कैसे देखें, और इसी के साथ साथ एक स्थिति आती है जिसे हम कहते हैं कर्ज की स्थिति, उसे कैसे देखा जाता है। यानी कि जातक या जातिका की कुंडली में जब हम बात करते हैं कि किसी की आर्थिक स्थिति कैसी होगी, इसमें दो रूप हो सकते हैं। एक वो जिसमें कि कर्ज नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा सेविंग्स भी नहीं है, और एक स्थिति वो होती है जहाँ पे सेविंग्स से ज़्यादा खर्चे होने के कारण कर्ज की स्थितियाँ बनती हैं। तो इन दोनों ही चीज़ों को हम कुंडली के अंदर किस प्रकार से समझ सकते हैं कि क्या कंडीशंस जीवन के अंदर रहने वाली है। आर्थिक उन्नति या आर्थिक स्थिति किसी भी चार्ट के अंदर किस हिसाब से आप सेकंड हाउस को ध्यान में रखते हुए एक बार देख सकते हैं। सबसे पहली कंडीशन, कोई भी क्रूर ग्रह जब कभी भी या कोई भी पापी ग्रह जब कभी भी किसी भाव में बैठता है तो उस भाव को और साथ ही साथ डिस्पोजिटर थ्योरी के आधार से उस भाव के स्वामी के ऊपर भी अपने प्रभाव को छोड़ने की कोशिश करता है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका सेकंड हाउस के अंदर राहु, केतु, शनि या मंगल, सूर्य भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी सूर्य को यहाँ पे थोड़ी सी फ्रीडम मिल जाती है। तो सूर्य को माइनस करके अगर मैं बात करूं, राहु, केतु, शनि या मंगल जैसे क्रूर ग्रह जिन्हें हम पापी ग्रहों की श्रेणियों में भी लाते हैं, वो अगर सेकंड हाउस में बैठे हैं तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा आर्थिक स्थितियों को लेकर या तो चिंताएं होंगी। अगर ये नहीं हुआ तो उस कंडीशन में आपका जो पेरेंटल फैमिली है, जो कुटुंब है, वहाँ पे बातचीत का जो ढंग होगा उसमें थोड़ी सी कठोरता महसूस होगी। यानी कि जब ऐसा व्यक्ति कहीं बातचीत कर रहा हो तो जो वाणी होती है वो थोड़ी सी अलग ही कठोरता लिए हो जाती है। और वाणी कठोरता लिए होती है, इसका अर्थ होता है कि आसपास के सराउंडिंग के अंदर हम ऐसी चीज़ों के साथ उभर रहे होते हैं कि हम अपनी बोलचाल की भाषाओं को उस हिसाब से प्रयोग कर बैठते हैं। तो जब कभी भी कोई भी क्रूर या पापी ग्रह, जिसमें से ये चार ग्रह मुख्य होते हैं, शनि, मंगल, राहु, केतु, अगर इनकी मौजूदगी सेकंड हाउस के अंदर आती है तो या तो हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति के जो परिवार है, जो उनका कुटुंब है, मदर फादर वाली फैमिली है, वहाँ पर कुछ संघर्ष रहे होंगे, या फिर आर्थिक रूप से भी एक प्रकार की चुनौती का सामना यहाँ पे बार बार हो सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, इस चुनौती में मैं कर्ज की स्थिति नहीं कह रहा। यहाँ पे कोई कर्ज आए इसकी गारंटी नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बैठे हुए ग्रह किस भाव के स्वामी है अभी ये नहीं पता। अभी सिर्फ इतना पता है कि इन क्रूर ग्रहों, पापी ग्रहों के वहाँ बैठ जाने से भाव जो है उस पर एक दबाव है, उसके ऊपर एक नेगेटिव इफेक्ट काम कर रहा होगा। ठीक है, अब कुछ लोगों को ये लग सकता है कि शनि, मंगल, राहु, केतु ये तो अगर निर्जीव ग्रह हैं तो निर्जीव ग्रह धन के लिए अच्छे होंगे, परंतु ऐसा होता नहीं है इस भाव के अंदर। क्योंकि सेकंड हाउस कुंडली के अंदर धन के अंदर सबसे महत्वपूर्ण धन जो होता है वो होता है लोगों का आपसी कनेक्शन। ठीक है, इसीलिए सेकंड हाउस का कारक जो है वो गुरु है, जीव तत्व का ग्रह है। कोई निर्जीव तत्व ग्रह वहाँ का स्वामी या कारक नहीं बताया गया। काल पुरुष की कुंडली में सेकंड हाउस का स्वामी शुक्र है, वो भी जीव तत्व है। कारक गुरु है, वो भी जीव तत्व है। इसीलिए जीव तत्व जो है उससे जो एक कनेक्टिविटी बनती है, उसके दम पर होने वाली जो ग्रोथ है उसको हम महत्वपूर्ण धन के रूप में कुंडली के अंदर देखते हैं। अब क्योंकि जमाना जो है वो आ गया है फास्ट फॉरवर्ड मोड में, यानी कि पैसा ही भगवान होता जा रहा है। ऐसी स्थिति में अगर आप देख रहे हैं तो इस बात को ध्यान रखिएगा, सेकंड हाउस 2 नंबर वृषभ राशि हो या उसके कारक गुरु हो, दोनों ही कहीं ना कहीं जीव तत्व को दर्शाते हैं, किसी भी प्रकार से नोट या पैसे को नहीं दर्शाते। तो इस कारण से अगर क्रूर ग्रह, कोई पापी ग्रह वहाँ बैठते हैं तो वो लोगों के साथ मतभेद, मनभेद की स्थितियों को उत्पन्न करते हैं। और एक बात फिर समझ के देखिए, अगर आप बहुत ज़्यादा रिच हैं, बहुत ज़्यादा अमीर हैं, तो दुनिया आपके पीछे चलेगी, फिर काय का टकराव होगा। फिर तो ये बात हो सकती है कि पैसों को लेकर वो भी तब होती है जब पैतृक संपत्तियों की बात आए। खुद की कमाई हुई संपत्ति में नहीं होती, जब दूसरे की बनी होती तब होती है। तो वो कंडीशन भी यहाँ पे मुमकिन नहीं होती। इस कारण से ऐसे ग्रहों की मौजूदगी सीधे सीधे ये बताती है कि आर्थिक स्थिति के मामले में कुंडली जो होगी वो थोड़ा सा ग्रेड नीचे ले आएगी। ठीक है, बट अभी भी ये नहीं कह सकेंगे कि ये कर्ज की स्थिति है। अब देखिए, यही स्थिति अवमन यदि 8वें घर में ग्रह बैठ जाए तो भी बनेगी। 8वें घर में मैंने सूर्य को भी ले लिया, जबकि यहाँ पे नहीं लिया क्योंकि ये इससे जस्ट एक घर आगे था। तो आपका जो लगन है उसके आसपास सूर्य का होना थोड़ा सा उसे बल दिया जाता है।
लेकिन जब हम अष्टम में देखते हैं यहाँ पे बैठे हुए सूर्य की दृष्टि जो है वो पड़ रही होती है आपके सेकंड हाउस में। अब यहाँ पे एक कंडीशन ध्यान रखिएगा, इन केस ऑफ सन, सूर्य के केस में, सूर्य के केस में अगर सूर्य शुभ भाव का स्वामी है तो थोड़ी सी परेशानी कम कर देगा। नंबर 1, शुभ भाव का स्वामी होने का मतलब होगा कि वो किसी केंद्र का स्वामी है तो फिर थोड़ी सी परेशानियों को कम कर देगा, क्योंकि नैसर्गिक रूप से सूर्य को भी कठोर ग्रह के रूप में देखा गया है। और रूल यही है कि जब कभी भी कोई ग्रह जो कि केंद्र के स्वामी बनते हैं तो अपनी क्रूरता को शांत कर देते हैं, और जब कभी भी कोई शुभ ग्रह केंद्र के स्वामी बनते हैं तो केंद्र आधिपत्य दोष में आ जाते हैं। इस लिहाज से अगर सूर्य केंद्र का स्वामी हुआ तब तो वो उस कुंडली के लिए चाहकर भी अशुभ नहीं करता हुआ दिखता, लेकिन अष्टम में बैठने का प्रभाव उसके ऊपर आवश्यक रूप से रहेगा। अब क्योंकि वो शुभता ले रहा है तो उस कंडीशन में उसकी दृष्टि फिर चेंज हो जाएगी। लेकिन ये तथ्य आप शनि और मंगल पे पूर्ण रूप से नहीं लगा पाएंगे। हाँ, अगर मंगल योग कारक हो जाए या शनि योग कारक हो जाए, अगर मंगल योग कारक हो जाए या शनि योग कारक हो जाए तो स्थितियां दूसरी होंगी, लेकिन उस स्थिति में भी शुरुआती संघर्ष काफ़ी ज़्यादा होगा, ये मान के चलिएगा। मंगल और शनि के रूप में अगर यहाँ पे प्लेसमेंट आ भी गई तो भी वो काइंड ऑफ स्ट्रगल आवश्यक रूप से दिखा देगा। अब इस बात को समझते हैं, जब यहाँ पे ये ग्रह बैठेंगे तो इनकी सीधी दृष्टि दूसरे भाव पे होगी। अब इस प्रभाव से क्या होता है, देखिए इस प्रभाव में और पहले वाले प्रभाव में अंतर है। पहले वाले प्रभाव में क्या हो रहा था कि ग्रह ने भाव को प्रभावित किया और वहां बैठ जाने से उसके स्वामी को भी प्रभावित कर दिया। इस स्थिति में सिर्फ भाव प्रभावित होता हुआ नजर आता है, स्वामी की स्थिति को आपको देखना पड़ेगा कि स्वामी कहीं पीड़ित या प्रभावित तो नहीं। इन दोनों कंडीशनों में से ये पहली वाली कंडीशन अगर ये बनती है तो ये दर्शाती है कि आर्थिक स्थितियों में थोड़ा सा संघर्ष है या आर्थिक उन्नति थोड़ी धीमी गति से चुनौतियों के साथ होती हुई नजर आती है। इसके विपरीत अगर यहाँ पर ग्रह की मौजूदगी होती है और सेकंड हाउस का स्वामी सुरक्षित बचा हुआ होता है तो ये दर्शाता है कि बीच बीच में दशाएं ऐसी आती हैं जो रह के आपके सेविंग्स के ऊपर इफेक्ट करती हैं और अचानक से वो सेविंग्स को डाउन करने की कोशिश करने लगती हैं। भाव वीक हुआ, भावेश अगर बलवान है तो आप संचित तो कर पाते हो, लेकिन बीच बीच की दशाओं के अंदर आपका पैसा अचानक से निकल जाया करता है। तो ये भी आर्थिक लिहाज से जब दूरगामी चीज़ों को सोचेंगे तब समझ में आएगा। क्योंकि मान लीजिए एक व्यक्ति ने 5 साल मेहनत करके अच्छा पैसा जुगाड़ा और उसने उसको बचा लिया, लेकिन अगर पहली वाली स्थिति है भाव भावेश दोनों गए तो उस स्थिति में वो उसको बनाने के लिए भी संघर्ष करता है। दूसरी स्थिति में वो बनाने के लिए संघर्ष नहीं कर रहा, संचित करके रख पा रहा है, लेकिन अचानक से एक दशा, एक हादसा, एक इंसिडेंट हुआ और उसके कारण उसका पूरा जो भी उसने बचाया था वो एक बार में चला जाए। ये कंडीशनें बनती हैं। इन दोनों ही सूरत में मैं ये नहीं कह रहा कि व्यक्ति ने भी कर्ज लिया है, कर्ज की स्थिति की बात ही नहीं हो रही। आर्थिक स्थिति के लिहाज से सेकंड हाउस या सेकंड हाउस के सामने बैठा हुआ 8th हाउस, इनमें बैठे हुए ग्रह और सेकंड हाउस में बैठे हुए ग्रह के प्रभाव को देख रहे हैं तो आर्थिक उन्नति के लिहाज से अगर इन भावों में शुभ ग्रह मौजूद होंगे, गुरु शुक्र बुध अगर ये मौजूद होंगे तो फिर उन्नति की बातें होंगी। यही स्थिति अमूमन अष्टम भाव में गुरु शुक्र या बुध हुए तो भी हो जाएगी। अब ये बात और है, 6, 8, 12 की स्थिति में से ये 8वां घर है। यहाँ पे जब कोई ग्रह बैठेगा उसको खुद को थोड़ा ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, तो जीवन के किसी दूसरे हिस्से में संघर्ष कराते हुए वो आपको धन का लाभ दे देंगे। कंडीशन इनके लिए बोल रहा हूँ, गुरु शुक्र और बुध के लिए। चंद्रमा का नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि चंद्रमा यहाँ बैठ गया तो वहाँ चंद्रमा के लिए मरण कारक स्थिति होती है, तो व्यक्ति खुद में ही चंद्रमा के दशा प्रभाव के अंदर मन से दुखी हो रहता है। जब व्यक्ति मन से दुखी होगा तो फिर वो जल्दी किसी चीज़ को कमा भी नहीं सकता, इसलिए यहाँ पर चंद्रमा का नाम नहीं ले रहा। 8th हाउस में चंद्रमा को छोड़कर बाकी के शुभ ग्रह गुरु शुक्र और बुध इनकी बात हो रही है। अब बात करें कर्ज की स्थिति। कर्ज की स्थिति जब होगी तो उस कंडीशन में जो आपका सेकंड हाउस का स्वामी होता है इसका संबंध आपके 6th हाउस से मिलेगा। ठीक है, पहली कंडीशन आप देखोगे जिन लोगों की कुंडली में दूसरे भाव के स्वामी जाके 6ठे में बैठे होंगे तो किसी ना किसी बात पे कर्ज की स्थिति जीवन में उत्पन्न हो जाती है। इसी का दूसरा रूप देख लीजिए, अगर कुंडली के अंदर 6ठे भाव का स्वामी जाके दूसरे भाव में बैठ गया है तो वहां पर भी 6ठे भाव के स्वामी की दशा अंतरदशा में कर्ज की स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, 6th हाउस लॉर्ड अगर सेकंड में गया है
तो भी ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि वो कर्ज का भाव का स्वामी है और वो सीधे सीधे आपकी जो सेविंग्स है उसको प्रभावित कर देता है। तो छठे भाव जो कि कर्ज है, अगर वो कहीं से भी सेकंड हाउस या सेकंड हाउस लॉर्ड को भी कनेक्ट करता है, अब इसमें भी अंतर देख लीजिए। अगर सेकंड हाउस के स्वामी के साथ बैठ गया तो ज़्यादा प्रभावित करेगा। अगर सेकंड हाउस में बैठा लेकिन स्वामी को नहीं वहाँ पे साथ में लिया तो भाव पीड़ित है, साथ ही साथ उसके स्वामी के ऊपर उसका प्रभाव है लेकिन पूरी तरह से प्रभाव नहीं है, तो थोड़ी सी राहत मिल जाती है। तीसरा केस क्या होगा? तीसरा केस ये है कि वो वहाँ नहीं बैठा बल्कि सेकंड हाउस का स्वामी उठ के छठे में आके बैठ गया। इस स्थिति में भी कर्ज में इंसान पड़ता है, लेकिन जब सेकंड हाउस में ग्रह बैठेगा तो व्यक्ति की खुद की सोच की वजह से, खुद के लिए हुए कर्ज की स्थिति की वजह से काम लग जाता है। और अगर सेकंड हाउस का स्वामी छठे में जाके बैठता है तो फिर हो सकता है आपने नहीं लिया लेकिन आपके फैमिली में किसी और ने ले लिया, उसकी वजह से भी आप कर्ज की स्थितियों में आ जाया करते हो। तो ये तो मेजर फैक्टर जब हम कर्ज को लेकर देख रहे हैं तो हमारा टारगेट बिल्कुल क्लियर होगा। एक सिक्स्थ हाउस के स्वामी का सेकंड हाउस से संबंध बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है कर्ज की स्थिति दिखाने के लिए। दूसरा उससे थोड़ा वीक कॉम्बिनेशन है कि सेकंड हाउस का स्वामी उठ के छठे में चला गया। इसके अलावा क्योंकि ये तो भावेश की स्थितियों की बात हो गई, इसी में मंगल के रोल को भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि कर्ज को लेकर स्पेसिफिकली मंगल के ऋण मोचक मंत्र को यूज करते हैं। तो मंगल भी साझा रूप से प्रभाव दिखाता है जिन कुंडलियों के अंदर कर्ज की स्थितियां देखने को मिलती हैं। अब मंगल वहाँ पे क्या होगा? मंगल वहाँ पे उस पर्टिकुलर लगन कुंडली में फर्स्ट हाउस के स्वामी के साथ मित्रता नहीं निभा पा रहा होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये कई कंडीशनों में बन सकता है, जैसे कि मान लीजिए भले 9 नंबर की लगन कुंडली बनती है लेकिन मंगल यहाँ पे स्वामी हो जाता है 8 नंबर की राशि में 12वें घर में जाके, उस स्थिति में 9 नंबर की लगन कुंडली के अंदर भी मंगल में एक स्थिति बरकरार है कि वो कर्ज की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। वृषभ लगन के अंदर अगर देखेंगे तो मंगल की 1 नंबर राशि 12वें घर में आती है, वहाँ पे भी मंगल में एक संभावना है कि वो भी कर्ज की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। लेकिन वहाँ पे अंतर क्या है? वहाँ अंतर हो जाता है, वृषभ में फर्स्ट हाउस का स्वामी ही सिक्स्थ हाउस का स्वामी होता है, तो वो स्वयं में कर्ज को हटाने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, जबकि 9 नंबर की कुंडली में ऐसी संभावना नहीं होती, लेकिन वहाँ पे 9 नंबर में गुरु के साथ मंगल मित्रवत है। भाव प्रभाव को देखें तो खर्चों की वजह से कर्ज की स्थिति जीवन में बना सकता है। इन दो से हटके अगर सबसे ज़्यादा प्रबल कर्ज की स्थितियाँ उत्पन्न करने वाला कोई लगन अगर देखेंगे तो वो आपको मिलेगा 6 नंबर का लगन या फिर 3 नंबर का लगन। बुध का लगन अगर आ गया तो मंगल वहाँ पे सबसे ज़्यादा आतुर बैठा है चीज़ों को डिस्टर्ब कर सकने के लिए। ऐसे स्थिति में अगर लगन 3 नंबर से या 6 नंबर से बनता है, उन स्थितियों में कहीं ना कहीं कर्ज की स्थिति में पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। देखिए, 1 नंबर यहाँ आएगा तब 3 यहाँ आएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 3 नंबर की कुंडली में मंगल जो होगा वो छठे और 11वें दोनों का स्वामी होगा। इस स्थिति में कमाई को भी नियंत्रित कर सकता है वो, और कर्ज की स्थिति तो उसके हवाले बहुत तेजी से आ सकती है 3 नंबर वालों के लिए। इसके विपरीत 6 नंबर में आप जाएंगे तो 6 नंबर की कुंडली में यहाँ पर आ जाएगा 1 नंबर, यहाँ पे आ जाएगा 8 नंबर, यहाँ पे जब 8 आएगा तो 9 10 और 11। इस स्थिति में शनि और मंगल अगर साझा रूप में आ गए, शनि और मंगल अगर साझा रूप में आ गए, तब जाके एक स्ट्रॉन्ग चांस बना देगा कर्ज को उठाने का, क्योंकि यहाँ पे छठे भाव का संबंध शनि के पास है जो कि बुध से मित्रवत होता है। वृषभ में मैंने आपसे कहा कि पहला ही स्वामी और छठे का स्वामी एक ही ग्रह है, तो वो अपने आप को बचा के निकालने की बात करता है। कन्या के अंदर यहाँ पे बुध की राशि है और यहाँ पे शनि की राशि है, दोनों ही मूल त्रिकोण राशि है और दोनों मित्रवत होते हैं। ऐसे स्थिति में शनि यहाँ पे कई बार कर्ज में फंसने से बचा ले जाता है। लेकिन अगर शनि का संबंध सेकंड हाउस के स्वामी के साथ बन जाए और मंगल भी कहीं ना कहीं प्रभाव दे दे तो फिर यहाँ भी स्ट्रॉन्ग कर्ज की स्थिति आएगी, लेकिन शनि के ऊपर निर्भर करेगा क्योंकि भाव उसके पास है, भावेश वो है। लेकिन 3 नंबर की कुंडली में छठे भाव का स्वामित्व भी मंगल के अधीन हो जाता है, इसलिए पूरी आज़ादी, पूरी छूट मंगल को मिल जाती है। इनके अलावा बाकी किसी भी लगन के अंदर अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर बाकी के जो लगन हैं उनकी मित्रता जो है मंगल के साथ वो न्यूट्रल सी होती है। ठीक है, बुध को ही सबसे ज़्यादा प्रभाव करता है, तो उस लिहाज से बाकी सभी कंडीशनों में कर्ज की स्थिति को चेक करने के लिए इसी को देखें कि क्या दूसरे और छठे भाव के बीच में कोई संबंध तो नहीं बन रहा। अगर बन रहा है तो जब छठे भाव के स्वामी की दशा है,
अगर मान लीजिए छठे भाव का स्वामी किसी दूसरे ग्रह के साथ बैठ गया तो जो दूसरा ग्रह है उसकी दशा अंतरदशा में भी सावधान रहिए, वो भी फिर आपके जीवन में कर्ज की स्थितियों को उत्पन्न कर सकता है। इसी प्रकार से अगर अष्टम में कोई ग्रह बैठा है तो उसका प्रभाव जरूरी नहीं कि आप खुद इन्वॉल्व हो, आपके फैमिली में किसी ने लिया हो उसकी वजह से भी देखने को मिल सकता है। कई बार ये भी देखने को मिलेगा कि छठे भाव में शुभ ग्रह आ जाएंगे। छठे भाव में शुभ ग्रह आ रहे हैं तो वो इस बात को दर्शा रहे हैं कि व्यक्ति कर्ज मुक्ति की तरफ आगे बढ़ सकता है, ठीक है। या इसका दूसरा फैक्टर ये हो जाता है, जब शुभ ग्रह छठे में आता है तो हम ये कह सकते हैं व्यक्ति को कर्ज थोड़ा आसानी से मिल सकता है, लेकिन वो भी कर्ज की स्थिति दिखाते हैं। बस ये है कि कर्ज की स्थिति को दिखाते समय ये बात को जरूर ध्यान देना है कि ग्रह सेकंड हाउस के साथ संबंध नहीं बनाना चाहिए। अगर सेकंड हाउस के संबंध बना लेगा तो आपकी पूरी की पूरी जो सेविंग्स है उसको डिस्टर्ब कर बैठेगा। अगर वो सेकंड हाउस से संबंध नहीं बना रहा और फिर आप कोई कर्ज लेते हैं, अमूमन गाड़ी खरीदने के लिए लेते हैं, मकान खरीदने के लिए लेते हैं, तो आप उसे चुका पाते हैं। लेकिन जब इन स्थितियों में पड़ जाते हैं तो किसी ऐसे कर्ज को उठा बैठते हैं जो कि एक उतरता नहीं है और उसके बदले में दूसरा कर्ज लेना पड़ता है, फिर वो उतरता है तो दूसरा कर्ज लेना पड़ता है और वो आप एक जाल में फंस जाते हैं। इसीलिए बड़े बड़े शास्त्रों में ये बात लिखी गई कि जब कभी भी दूसरे भाव और छठे भाव का संबंध बना है तो व्यक्ति जीवन में एक ऐसे कर्ज के जाल में फंस जाता है जिससे वो कभी बाहर नहीं आ पाता। इसलिए दूसरे और छठे भाव, दूसरा भाव सीधे सीधे संचित धन को दर्शा रहा है और छठा जो है वो कर्ज को दर्शा रहा है, तो उस कंडीशनों में अगर वो संबंध बनता है तो फिर आप आजीवन कर्ज की स्थितियों में फंस सकते हैं। वहाँ पे आपको पहले से सावधान होते हुए बहुत ही कैलकुलेटिव वे में अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए। दशाओं पर ध्यान ये रखिएगा, कर्ज की स्थिति में दशा या तो मंगल के पास आएगी या फिर कुंडली में छठे भाव के स्वामी या छठा भाव के स्वामी अगर किसी के साथ बैठा है तो उसमें आएगी। भाव भावेश वाली स्थिति के लिहाज से छठे भाव का स्वामी जिस भी राशि में बैठेगा उस राशि के स्वामी की दशा में जब छठे भाव के स्वामी की अंतर्दशा आएगी तब भी जीवन में कर्ज की स्थितियां बन सकती हैं। उसके लिए भी आपको सावधान रहना चाहिए। धन्यवाद।